हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। मैं आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुकी हूँ भाषा, लिपि एवं व्याकरण। ये हमारा पहला टॉपिक था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वर्ड विचार, फोनोलॉजी। फिर हम आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँगी उसका नाम है शब्द संरचना। तो चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैनल में आप बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। हमने आज क्या पढ़ना है? शब्द संरचना, मॉर्फोलॉजी। तो क्या है ये शब्द संरचना? बच्चों, शब्द की संरचना कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं? तो आप जानते हैं कि शब्दों को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्णमाला की सहायता से ही हम शब्द बनाते हैं। वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, दो चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। इन्हीं स्वर और व्यंजन की सहायता से हम क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। इन्हीं वर्णों के, स्वर और व्यंजन क्या है? वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से बनते क्या हैं? शब्द बनते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2-3 उदाहरण लिया है। आप देखिएगा कि जैसे ये देखिए, हमारा पहला उदाहरण सा प्लस ऊ। तो सा और ऊ मिल करके क्या बन गए? सा पे बड़ा ऊ की मात्रा सू। फिर रा आ, क्या बनता है? रा बन गया। फिर है जा प्लस आ, क्या बन गया? जा। तो इन तीनों वर्णों को जो हमने मिला दिया, सू प्लस रा प्लस जा, क्या बन गया? एक शब्द बना। क्या है? सूरज, है ना। इस तरीके से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने क्या बनाया है? चिड़िया। क्या लिया है उदाहरण हमने? चिड़िया। वर्णों के मेल से क्या बन गया? चिड़िया। फिर हम थर्ड क्या था? देखिए, इसमें पा प्लस ऊ क्या बन गया? पू बन गया। स प्लस ता, श बन गया। पुस्ता। पा प्लस ऊ, पू बन गया। आधा सा ये हो गया। इसमें किसी स्वर की, आधा सा है, इसमें किसी भी स्वर का योग नहीं है, इसलिए यहाँ इसके बाद जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी आ नहीं लगा हुआ है, खाली आधा सा रहेगा। फिर ता बनाना है, ता प्लस आ, ता बन गया। फिर क्या बनेगा? का प्लस आ, क्या बन गया? का। पु श त क, पुस्तक। इस तरीके से आपने देखा कि स्वर और वर्ण मिल करके किस तरह एक शब्द की रचना करते हैं। वर्ड जब मिलकर किसी ऐसे शब्द का निर्माण करें कि उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले, तो ऐसे शब्द को हम कैसे शब्द बोलते हैं? सार्थक शब्द बोलते हैं। यदि वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द का कोई भी अर्थ ना निकले तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? ऐसे शब्द बेटा निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, सा प्लस आ, फिर है रा प्लस आ, फिर है जा प्लस ऊ, तो बन गया शब्द क्या? सरजू। अब ये सरजू शब्द जो है, इसका क्या होता है? कोई भी अर्थ नहीं होता है, अतः यह एक कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। हमने ऊपर के उदाहरण में देखा कि हमने सूरज शब्द बनाया, चिड़िया शब्द बनाया, पुस्तक बनाया। इन तीनों के क्या हैं? यह तीनों एक सार्थक शब्द है जिसका एक सही अर्थ है। जैसे आप देख रहे हैं, ये सूरज, चिड़िया और पुस्तक। लेकिन सरजू शब्द जो हमने बनाया, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। यहाँ सरजू शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए सरजू शब्द क्या है? निरर्थक शब्द है। तो आपने सीखा कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को, सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। हम देखते हैं कि वो 4 आधार कौन कौन से हैं, है ना। 4 आधार कौन कौन से हैं?
तो देखिए पहला क्या है, अर्थ के आधार पर, फिर है रचना के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इन 4 आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। अब एक एक करके हम इसे समझते हैं। कैसे समझेंगे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बेटा इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। इन्हें हम उपभाग बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो पहला क्या है? विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर पहला उपभाग है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो विपरीत अर्थ बताते हैं, अपोजिट मीनिंग, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का उल्टा क्या हो जाता है? रात। एक का क्या हो जाता है? अनेक। अच्छा का बुरा आदि। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का अर्थ होता है जो शब्द समान अर्थ दें, वो क्या है? पर्यायवाची। एक शब्द जैसे रहेगा, जो वो शब्द अर्थ बताएगा, दूसरा शब्द भी सेम ही अर्थ बताता है, तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पानी। पानी का क्या होता है? पर्यायवाची। जल, नीर, अम्बु। हम जल कहें तो उसका भी अर्थ पानी है, नीर कहेंगे तो उसका भी अर्थ पानी है, और अम्बु का अर्थ भी बेटा पानी ही होता है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे हमने उदाहरण लिया उत्तर। उत्तर क्या है? एक दिशा का नाम है, और दूसरा उत्तर, उसका अर्थ जो होता है वो जवाब है। जैसे हमने कोई सवाल किया, उसके बदले में जो हमें जवाब मिला वो उत्तर है। तो इस तरीके से उत्तर शब्द के 2 अर्थ हो गए, एक दिशा और दूसरा जवाब। तो जब एक ही शब्द अलग अलग अर्थ बताए, एक से ज़्यादा, तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द। एकार्थी, एक प्लस अर्थी, यानी एक अर्थ बताने वाले शब्द। जब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, जैसे हम लेते हैं कि दिन, रात, दिल्ली, ये शब्द ऐसे हैं जिनका सिर्फ वही अर्थ है जो यहाँ पर लिखा गया। दिन का मतलब सिर्फ दिन होता है, इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। रात का मतलब सिर्फ रात होता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। तो एक अर्थ बताने वाले शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। दूसरा क्या है? रचना के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया? तो रचना के आधार पर शब्द को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं बेटा? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि मतलब इनका ये मतलब किसी विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इनका प्रयोग किसी विशेष के लिए होता है। लेकिन जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े इनके नहीं हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इनका टुकड़ा करते हैं तो इनके जो अर्थ हैं उस शब्द के, मूल शब्द के, वो क्या हो जाते हैं? निरर्थक अर्थ बन जाते हैं। ये शब्द जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। रूढ़ शब्द का उदाहरण जैसे है घर, फूल, दूध, पशु। अब बेटा अगर हम घर शब्द का टुकड़ा करें, विच्छेद करें, आप कह सकते हैं, तो घा प्लस रा, तो ना तो घा का कुछ अर्थ है ना तो रा का कुछ अर्थ है। तो इन वर्णों के मेल से जो एक शब्द बना है, इन शब्दों का हम और ज़्यादा विच्छेद नहीं कर सकते। यदि हम विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक मतलब योग, योग से ये शब्द बने हैं, यानी 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हो, जैसे है। और दूसरी ध्यान देने की बात यह है बेटा कि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो प्रत्येक का कोई ना कोई अर्थ होता है। रूढ़ शब्द में क्या होता है कि उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अगर टुकड़े करते हैं तो वो निरर्थक हो जाते हैं।
और यौगिक में क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है अपना। जैसे हमने उदाहरण लिया प्रधानमंत्री, तो प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान शब्द मतलब होता है, प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, मेन, और मंत्री का मतलब होता है नेता, जो सबसे मेन नेता है उसी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं उदाहरण जो है पाठशाला, तो इसमें पाठ प्लस शाला यानी कि पढ़ने के लिए जो घर है वही क्या है, पाठशाला। पाठ का मतलब और शाला का, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं और इन दोनों शब्दों से मिल करके क्या हो रहा है, एक शब्द बन रहा है। यानी कि पाठशाला शब्द का जो हम विच्छेद करें तो दोनों शब्दों का एक उचित अर्थ निकलता है। पाठ मतलब पढ़ने के लिए और शाला मीन्स घर, आलय जिसको आप कह सकते हैं। तो फिर है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो होता है ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है और किसी एक विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। किसी एक विशेष के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट, तो बेटा योग रूढ़ शब्द का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जैसे हमने यहाँ लिया है उदाहरण के तौर पे, क्या है उदाहरण, हिम प्लस आलय। तो हिम प्लस आलय, इसका मतलब इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो हिम प्लस आलय हिमालय। हिमालय जो होता है, यहाँ पर हिमालय का अर्थ बर्फ का घर ना होकर एक पर्वत का नाम है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है दशानन। 10 प्लस आनन, 10 का मतलब 10 संख्या और आनन का मतलब होता है मुख। तो यहाँ पे दशानन का अर्थ 10 मुख ना हो करके रावण है। यानी कि योग रूढ़ शब्द जो होते हैं किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने बहुब्रीहि समास में पढ़ा है कि जो शब्द होता है वो किसी दूसरे अर्थ की तरफ इशारा करता है। जो शब्द का मेन अर्थ है उससे हट करके किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है, वैसे ही ये योग रूढ़ शब्द हैं जो किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं और इन्हें दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरीके से हम योग रूढ़ शब्द की पहचान करते हैं। हमारा अगला जो है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द जो होता है यह क्या होता है कि ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है और ये हिंदी में बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम का अर्थ होता है गांव। क्या अर्थ होता है बेटा, गांव। फिर है अग्नि। अग्नि मतलब आग। आग तो हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन अग्नि शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं, हिंदी में भी करते हैं और संस्कृत में भी ज्यों का त्यों करते हैं। ऐसी गृह है, गृह मतलब घर होता है लेकिन हम हिंदी में भी गृह ही बोलते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में समान रूप से होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या शब्द बोलते हैं, तद्भव। थोड़ा संस्कृत के शब्दों का जो हम थोड़ा परिवर्तन करके बोलते हैं हिंदी में वो क्या है, तद्भव शब्द हैं। जैसे घृत, तो घृत से हमने हिंदी में क्या बोला, घी। सर्प हम संस्कृत में बोलते हैं तो हिंदी में सांप बोलते हैं। पत्र हम संस्कृत में बोलते हैं तो हिंदी में उसको हम पत्ता बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिसका तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हमने यहाँ दिया हुआ है। अग्नि है, घृत है, कर्ण है, दिवस, मयूर, आम्र। इन शब्दों का प्रयोग आप हिंदी संस्कृत जब दोनों में एक ही इन्हीं शब्दों का प्रयोग सेम करते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं
और जब अग्नि को हम आग बोलते हैं तो वो तद्भव शब्द हो जाता है। आग, घी, कान, दिन, मोर, आम, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। घर, हाथ, सूरज, चाँद, गांव, ऊँट, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। क्योंकि इन शब्दों को, इन तद्भव शब्दों को हम संस्कृत में नहीं बोल सकते। आप सिंपली ऐसे समझो बेटा कि जो तद्भव शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम वैसे ही संस्कृत में नहीं करते हैं, लेकिन जो संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उनका प्रयोग हम हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम ही करते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमारे हिंदी में स्थान पाए हुए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। यानी हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारी हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, झाड़ू, पगड़ी, रोटी आदि। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं बेटा? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, स्कूटर, रुमाल, किताब, रेडियो, बंदूक आदि। ये सारे शब्द कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं बेटा? विदेशी। बेटा अब हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका जो मतलब प्रयोग के कारण जिनका रूप बदल जाता है। जैसे लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार जिन शब्दों का रूप बदलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द होते कितने प्रकार के हैं? तो बेटा विकारी शब्द संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, इतने प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। यानी जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल वाक्य में प्रयोग होने पर उसके वाक्य के लिंग, वचन, काल के अनुसार शब्द में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। उसे हम ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से टाइप के शब्द आते हैं, किस किस प्रकार के शब्द आते हैं? तो वे हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। हम समझते हैं इसको। जैसे संज्ञा शब्द में आप देखेंगे बच्चा है। जब हम बच्चा शब्द लिखते हैं तो यानी कि वो एक वचन में प्रयोग करते हैं बच्चा, लेकिन जब हमें द्विवचन में प्रयोग करना होता है तो बच्चा बच्चे में बदल जाता है, बहुवचन में बच्चों में बदल जाता है। तो वचन के हिसाब से ये बच्चा शब्द में परिवर्तन हो गया। लिंग की बात करें तो बच्चा है, जो बच्चा है वो बच्चियों में बच्ची में बदल जाएगा, है ना। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, बच्चा है तो पुल्लिंग, बच्ची है तो स्त्रीलिंग। फिर हमने सर्वनाम शब्द दिया है, यह, वह, ये, उनके, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। इसमें भी परिवर्तन होता है। फिर है लिंग, वचन, काल के अनुसार। विशेषण शब्द, विशेषण में आप देख रहे हैं कि जैसे काला, लड़का। तो काला शब्द जो है अगर लड़का के साथ प्रयोग हो रहा है तो क्या है? काला है, और अगर स्त्रीलिंग लड़की के साथ प्रयोग होगा तो काली हो जाएगा। ऐसे ही वचन में आप देखेंगे काला है, काले हो जा रहा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर देखिए लड़का है तो लड़के हो गए, वचन में परिवर्तन हो गया, एक वचन से लड़के हो गया, बहुवचन बन गया। तो इस तरीके से लिंग और वचन काल के हिसाब से परिवर्तन होता है। क्रिया शब्द लेते हैं उदाहरण में, जैसे जाता है, जाते हैं, बहुवचन, जाता है एक वचन, जाते हैं बहुवचन हो गया। फिर है गया, गया मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है, और जब बोलेंगे जाएंगे तो ये भविष्य काल की बात हो रही है। तो काल के हिसाब से ये जाने वाली क्रिया में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो विकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं होता, कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, उन्हें अविकारी शब्द या अविकारी शब्द को हम बेटा अव्यय भी कहते हैं। जिन शब्दों में
किसी भी स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन संभव नहीं हो, वे अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, और, परंतु, अरे, धीरे धीरे, किंतु, जैसा तैसा। इन शब्दों में आप देखोगे कि किसी भी इसमें वाक्य के हिसाब से इन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं। और क्रिया विशेषण, इन शब्दों में बेटा ये मतलब किस तरह के शब्द होते हैं, किस प्रकार के, तो ये अविकारी शब्द क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं और विस्मयादि बोधक होते हैं। 4 प्रकार के शब्द होते हैं जो अविकारी में आते हैं, अविकारी शब्द में। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया क्रिया विशेषण शब्द का, मीठा गाना। मीठा शब्द यहाँ क्या कर रहा है, गाने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता क्या बताया, मीठा। तो मीठा शब्द क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। तेज दौड़ना, तो तेज शब्द यहाँ क्या हो गया, तेज शब्द अविकारी हो गया। जल्दी उठना, ये उठना शब्द की विशेषता क्या बता रहा है, जल्दी शब्द। तो जल्दी शब्द क्या हो गया, अविकारी हो गया। किस तरीके का, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हो गया, है ना बेटा। फिर हम इसमें देखते हैं और कौन से शब्द अविकारी होते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्रिया विशेषण हो गया। हम संबंध बोधक अविकारी शब्द की बात करते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक सेकेंड, संबंध बोधक अविकारी शब्द वे होते हैं बेटा जो अव्यय या अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे के ऊपर, के नीचे, के यहाँ, के बजाय, की अपेक्षा आदि शब्द। जैसे हमने उदाहरण लिया कि पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेड़ के नीचे, तो पेड़ यात्री विश्राम कर रहा है। अगर ऐसे हो वाक्य तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ के नीचे शब्द बीच में रख दिया तो ये के नीचे शब्द क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ में स्पष्टता ला रहा है। और ये यात्री विश्राम कर रहा है, उसके साथ इसके पदों के साथ पेड़ शब्द का क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। तो के नीचे शब्द इस वाक्य के सभी पदों का आपस में संबंध जोड़ रहा है, इसलिए के नीचे शब्द क्या है, संबंध बोधक अविकारी शब्द है। नेहा की अपेक्षा कविता लंबी है। तो यहाँ पे की अपेक्षा शब्द क्या कर रहा है, वाक्य के बाकी पदों नेहा, कविता, लंबी है, इनसे संबंध जोड़ रहा है, संबंध का स्पष्टता ला रहा है। अथर्व अतुल से पहले पहुंचकर जीत गया। तो यहाँ पे से पहले, किससे पहले, अतुल से पहले पहुंचकर जीत गया। इस वाक्य में क्या कर रहा है, इससे से पहले शब्द से क्या हो रहा, संबंध स्थापित हो रहा है। अथर्व और अतुल के बीच संबंध स्थापित हो रहा है कि कौन पहले किससे पहुंच गया। छाता दरवाजे के पीछे टांग दो। तो यहाँ पर बेटा के पीछे शब्द क्या कर रहा है, छाता दरवाजे के पीछे टांग दो, इस वाक्य के बाकी पदों से क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। छाता दरवाजे का पीछे टांगने शब्द से क्या हो रहा है, टांग दो, इस वाक्य में के पीछे शब्द बाकी पदों से संबंध स्थापित कर रहा है। मेरे घर के सामने मंदिर है। यहाँ पर के सामने शब्द, कहाँ पे मंदिर है, घर के सामने के शब्द जो है मंदिर और बाकी पदों मेरे घर से संबंध स्थापित कर रहा है। इस तरीके से संबंध बोधक अविकारी शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं उनका प्रयोग होता है।
फिर है समुच्चय बोधक आविकारी शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाते हैं। जैसे हवा चली और पानी गिरा। यहाँ क्या हो रहा है? हवा चली और पानी गिरा। ये क्या कर रहे हैं? मतलब वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो वाक्यांश आपस में जुड़ गए। रमा और विभा गाती है। यहाँ पे दो शब्दों को, रमा और विभा को, और शब्द क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। फिर आप देखेंगे वह दफ्तर से आया और सो गया। यहाँ पे दो वाक्यों को और शब्द की से जोड़ा जा रहा है। वह दफ्तर से आया एक शब्द हो गया, सो गया दूसरा शब्द, तो दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को आपस में कौन जोड़ रहा है? और शब्द। मीरा खाना नहीं बना सकती। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मीरा खाना नहीं बना सकती। इस वाक्य को वह बीमार है दूसरे वाक्य से कौन सा शब्द जोड़ रहा है? क्योंकि। तो इस तरीके से और, एवं, तथा, या, अथवा, की, क्योंकि, इसलिए, बल्कि, या, चाहे, पर, लेकिन आदि इन शब्दों के सहयोग से हम समुच्चय बोधक आविकारी शब्दों के सहयोग से वाक्य को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से अर्थ के प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और आविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन काल के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन काल किसी भी दशा में उनका परिवर्तन नहीं होता है। वे सदैव अपनी मूल स्थिति में बने रहते हैं। बेटा जैसे हम विशेष ज्ञान में इसमें देखेंगे क्या है, जिन शब्दों में ड़, षटकोण वाला श, छ और ज्ञा का प्रयोग होता है वे सभी शब्द क्या होते हैं? आपने देखा होगा, आप ध्यान दीजिएगा, वे सारे शब्द तत्सम होते हैं, यानी हिंदी और संस्कृत में समान रूप से प्रयोग होते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जब कोई शब्द बनाते हैं तो वह शब्द संकर शब्द कहलाता है। ये एक्स्ट्रा हमने आपको बताया, आपके इसमें नहीं दिया था चैप्टर में। रेल प्लस गाड़ी, तो ये कौन सा शब्द हो गया? रेल गाड़ी। रेलगाड़ी शब्द जो है मतलब अलग अलग भाषा से आया हुआ। रेल शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का है, तो गाड़ी शब्द हिंदी का। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ष प्लस गांठ, वर्ष शब्द संस्कृत का है और गांठ हिंदी का, तो हमारा क्या बन गया? वर्ष गांठ। हिंदी के शब्द कोश में केवल उज्ज्वल शब्द में जा का प्रयोग दो बार स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब बेटा कि जैसे ये जो आधा जा शब्द होता है इसमें कोई भी स्वर जुड़ा नहीं होता है, तो दो बार जा प्रयोग हो रहा है और इस किसी भी जा में स्वर नहीं लगाया है क्योंकि दोनों जा क्या हैं? आधे हैं। तो यह एक इकलौता शब्द है हिंदी शब्दकोश में जिसमें जा का प्रयोग दो बार स्वर रहित होता है। केवल सन्यासी शब्द में अनुस्वार तथा पंचम वर्ण ना दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। यहाँ पे अनुस्वार भी लगा है, ऊपर देखिए बिंदी लगा है और बीच में आधा ना है। पंचम वर्ण ना दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। यह केवल इकलौता सन्यासी शब्द है। तो इस तरीके से आज हम अपने शब्द संरचना चैप्टर को हमने पूरा किया। इसके कुछ एक्सरसाइज में लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए इतनी देर तक। और अच्छे से बच्चों पढ़िए लिखिए, हम आगे भी आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।